चलो, बहुत बढ़िया, ऐसा कंटेंट डेली डेली मिलना चाहिए। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं बेटे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। प्लीज देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कार्य कौन कौन से करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो देखो बेटे, बेसिकली हमारे पास तीन ही ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि एक व्यक्ति कौन कौन से कार्य कर सकता है। तो बेटे सिर्फ और सिर्फ तीन ही सेक्टर्स हैं, काम करने बेटे वहीं जाना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। सर ये तीनों सेक्टर्स कौन कौन से, ध्यान दीजिए। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर कि प्राइमरी सेक्टर्स कौन से होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। याद करो बेटे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जेनेटिक आता था और एक्सट्रैक्टिव आता था। ठीक है, जेनेटिक के अंदर आप एनिमल हस्बेंड्री लिख सकते हो जो कि जनरेशन बेस्ड है। आप माइनिंग हो, एक्सट्रैक्टिंग के अंदर आ जाएगा। फिशिंग भी एक्सट्रैक्टिंग के अंदर आ जाएगा। जब आप पशुपालन कर रहे हो या मुर्गी पालन कर रहे हो, वो किसके अंदर है, वो जेनेटिक के अंदर है। लेकिन जब हम खदानों की बात करते हैं, कोयले की खदान है, सोने की खदान, हीरे की खदान है, ठीक है, या फिर समंदर में से आप मछलियां एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारा किसके अंदर आता है, एक्सट्रैक्टिंग के अंदर। तो प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास। प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर भी आता है। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम दो चीजें पढ़ते थे, याद करो, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग को हमने चार पार्ट में डिस्कस किया हुआ था, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। एनालिटिकल के अंदर क्या होता था कि हम एक एक प्रोडक्ट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक आता था। सिंथेटिक के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिला के, बहुत सारे रॉ मेट्स को मिला के हम एक नया प्रोडक्ट तैयार करते थे। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन बोल सकते हो, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है मेडिसिन। इसके बाद हमारे पास क्या था, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस के बाद एक प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि शुगर की बात कर लो, सबसे पहले आप गन्ना लेके आओगे, फिर उसको, उसका रस निकालोगे, गर्म करोगे, जो भी प्रोसेस है, आखिरी में क्या बनेगा, चीनी बनेगी। जबकि इससे पहले हमने एक पढ़ा ना, क्या नाम था उसका सबसे पहला, एनालिटिकल। एनालिटिकल में मैं एग्जांपल ले सकता हूं क्रूड ऑयल्स का। ठीक है, उसमें आप एक स्टेज जब कंप्लीट होती है तो सबसे प्योरीफाइड फॉर्म निकलती है, जिसका नाम है एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिससे कि क्या उड़ता है, हवाई जहाज। ठीक है, फिर उसको हम दोबारा से प्रोसेस करते हैं, फिर क्या निकलता है, पेट्रोल। पेट्रोल के बाद क्या आता है, डीजल। डीजल के बाद आप क्या आ सकता है उसमें से, कैरोसिन ऑयल। आखिरी में जो वेस्ट बचता है ना, वो वैक्स बचता है, जो वैसलीन लगाते हो ना बेटे, ठीक है, वो क्रूड ऑयल का वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, मेकअप वेकअप बंद कर दो बिल्कुल। चलो, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट लगा रहे हैं हम लोग चेहरे पे। आप जो बोलता बेटे वही होता, इधर देख लो, इधर देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर बोल सकते हो, या फिर टर्सरी, जिसके अंदर बेटे हम सर्विसेज की बात करते हैं। सेल्स हो गया बेसिकली। सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर। कम्युनिकेशन। अब बेटे देखो जरा, बात ऐसी है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अब डिवीजन है कुछ। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने चार चीजें डिवाइड करी हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, यानी कि खेती करने वाले जो लोग हैं। दूसरा है एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि जिनके पास अपने खेत तो नहीं है, बट ये लोग किसी और के खेत में खेती करते हैं। सर क्या मतलब है इसका, वही जो बेटे आप समझ रहे हो, इनके पास अपने खेत नहीं है, बट ये किसी और के खेत में खेती करते हैं। ठीक है, लाइक मी। ठीक है बेटे, मेरा तो एक भी नहीं है ना। फॉरेस्ट्री, फिशरीज,
फॉरेस्ट्रीज है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन। प्लांटेशन समझते हो बेटे? नर्सरी देखा आपने? नर्सरी में छोटे मोटे प्लांट मिलते हैं, उसको प्लांटेशन का हमने नाम दे दिया। माली लोग जो होते हैं वो प्लांटेशन का काम करते हैं। माइनिंग, ये हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं, मतलब प्राइमरी के 4 पार्ट हैं। इन चारों में कितने परसेंट लोग डील करते हैं बेटे? टोटल अगर प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो 72.7% प्राइमरी सेक्टर के अंदर। इसमें से 50% लोग खेती करते हैं, 50% लोग खेती कर रहे हैं। 19.7% लोग एग्रीकल्चरल लेबर हैं, 19.7%। 2.4% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का काम है, या मछली पालन का काम है उनका, प्लांटेशन एनिमल हस्बेंड्री का काम है 2.4% लोगों का। माइनिंग में जाते बेटे 0.6% लोग। हाँ जी बोलिए, बताइए। नहीं नहीं, इन सबको टोटल मिला के कितना बनेगा? 72.7%। ठीक है, फिर हम आते हैं बेटे सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर में जो टोटल है वो है 10.1%। सेकेंडरी सेक्टर में टोटल 10.1% लोग हैं। इसमें इसका पहला पार्ट है स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और सेकंड वन है भाई कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोग जो स्मॉल एंड लार्ज स्केल बिजनेस में इन्वॉल्व है वो है 9%। प्लीज ध्यान से सुनिए, 9% लोग, और कंस्ट्रक्शन के अंदर 1.1% लोग। ठीक है, नेक्स्ट टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर के भी बेटे 3 पार्ट। सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकंड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। और बेटे इसका तीसरा पार्ट अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज। ठीक है हर्ष, कोई आपत्ति? चलिए, तो बेटे टोटल जो है सर्विस सेक्टर के अंदर वो है 17.2, कुछ भी आ सकता है बेटे अदर सर्विसेज में, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस समझ लो। ठीक है, बैंकिंग। यहां बेटे ट्रेड एंड कॉमर्स में डील करते हैं 5.4% लोग। यहां बेटे ये आ रहा है 1.4% लोग। और देख रहे हो बेटे अदर सर्विसेज में कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं? 10.6%। ठीक है, जल्दी करिए बेटे नोट। क्या? एंड मैं मतलब इंपॉर्टेंस दे रहा था हर्ष को कि समझ में आया या नहीं आया। ये कुछ भी बना देते हैं हर्ष, ऐसा कुछ है नहीं। डोंट टॉक। और तो बेटे प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन किसका है हमारे यहाँ? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसलिए हम कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है था बोल सकते हो। ठीक है, चलें आगे।
अब आ जाइए बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो हमारे यहाँ किस क्या क्या चीजें बनी हुई हैं? क्या क्या बना हुआ है बेटे? जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, डैम, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, ये सारी चीजें किसके अंदर किस में आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। कौन सा प्लांट? क्या कह रहे हो? प्लांट? अच्छा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो ना? हाँ बस ठीक है, फिर आ गया वो। मिटा सकते हैं इसे? You guys please silence. बेटे अब टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सब पता चल चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? देखो बेटे ये जो शब्द है वो किससे मिलके बना है? इंफ्रा प्लस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट, है ना? और इंफ्रा मतलब हमने आपको बताया था, इंफ्रा मतलब क्या है? इंफ्रा मतलब होता है जो भी सहायता करने के लिए जो चीजें आपने बनाई होती है ना, उसको इंफ्रा बोलते हैं। ठीक है। तो सहायता की बनावट कैसी है उसको हमने लिखना है इसके अंदर। ध्यान से सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ, infrastructure refers to development of, please, development of economic change, इकोनॉमिक चेंज। बेटे जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? इकोनॉमिक चेंज लाइक रोड्स, रोड्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग। रोड्स की वजह आप ब्रैकेट में ट्रांसपोर्टेशन लिख लेना। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, पावर, बेटा यानी कि किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की। पावर स्लैश एनर्जी, ये सारी चीजें बेटे किसके अंदर आती है? इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर। ठीक है। अब सुनेंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, फॉलोइंग इकोनॉमिक चेंजेस, क्या कह रहे हो? ये वाला पहले तो ये हमने लिखा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्या दिक्कत क्या है? यही दिक्कत है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमने बताया बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब हम डिस्कस ये करें कि ब्रिटिश रूल में क्या क्या चीजें हुई। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फॉलोइंग इकोनॉमिक चेंजेस वॉज नोटेड। कौन कौन से इकोनॉमिक चेंज बेटे नोट किए गए? सबसे पहला तो बेटे सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज है रेलवेज। सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज, हमारे यहां ट्रेन नहीं थी बेटे।
आपको पता है बेटे, कुछ ही दिनों पहले मैं कलकत्ता गया था, वेस्ट बंगाल। ज्यादा दिन नहीं हुए, आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास गया हूँगा। जब भी गया था जनवरी फरवरी में मैं कलकत्ता गया हुआ था। कारण सिस्टर रहती है मेरी वहां पे, तो कलकत्ता गया था मैं। उसको आई थिंक पता नहीं कुछ मकर संक्रांति वगैरह पे कुछ पहुंचाते हैं ना, खिचड़ी, हाँ, तो इसलिए मैं गया हुआ था। मैंने वहां देखा जो सड़कें हैं ना, सड़कें तो ठीक है, सड़कों पे आप बाइक नहीं चला पाओगे सर, फिर क्योंकि उन सड़कों पे ट्रेन चलती थी, उन सड़कों पे रेलवे ट्रैक्स लगे हुए, सड़कों में क्या लगे हुए, रेलवे ट्रैक्स लगे हुए। आपको याद हो तो कलकत्ता को पहले कैपिटल कहा जाता था। भारत की कैपिटल क्या थी पहले? कोलकाता थी। क्यों थी कोलकाता? क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने कोलकाता को ही अपना क्या बनाया था, ट्रेड सेंटर बनाया था। समंदर के पास है, नदी के पास नहीं, सागर के पास है ना। अब बेटे वहां पे देखो पोर्ट है, कलकत्ता के बराबर में क्या है, कलकत्ता में पोर्ट है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहां से हम विदेशों से आयात और निर्यात करते हैं वस्तुओं का। अब रेलवेज का जो भी आविष्कार किया था उन्होंने, जो लेके आए थे रेलवेज, क्यों लेके आए थे? क्योंकि जो सामान हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में उगाया जाता था उसको कहां तक पहुंचाना था? पोर्ट तक पहुंचाना था। और पोर्ट पे जो सामान बाहर से वो लोग मंगा रहे हैं उसको कहां तक पहुंचाना है? लोगों तक पहुंचाना है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम दी ब्रिटेन। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में आपको गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए क्या डेवलप किया गया? रेलवे डेवलप किया गया। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपको रेलवेज के थ्रू ही क्या करना है? रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है, तभी तो कहां भेज पाएंगे हम उसे? ब्रिटेन भेज पाएंगे। इसलिए भी किसका डेवलपमेंट किया गया? रेलवेज का डेवलपमेंट किया गया। क्लियर है बात? पहले बेटे मोटर व्हीकल नहीं हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेन सड़क पे चलानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहां पे ट्रेन लगाई गई थी, मोटर व्हीकल नहीं थे ना, मोटर व्हीकल बोले तो कार, बाइक, ये सब चीजें। सड़क पे इन द सेंस आप ये कह सकते हो दूसरे शब्दों में, जहां पे ट्रेन चलती थी वहीं पे सड़क बना दी है, ठीक है, हाँ, जहां ट्रेन चलती थी वहां सड़क बना दी गई, लेकिन उसके अंदर ट्रैक अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब सुनेंगे, तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1950। रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड in India in 1850। बेटे 1850 में रेलवेज का क्या हुआ? गठन हुआ भारत के अंदर। एंड which was developed, जिसको क्यों बनाया गया? which was developed for distribution of finished goods, distribution of finished goods to the different part of countries, to the different part of country। देश के अलग अलग हिस्सों में गुड्स को भेजने के लिए किसका डेवलपमेंट किया गया? रेलवे का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द कलेक्शन ऑफ raw material, from different part of countries, different part of country, कंट्री के अलग अलग हिस्सों से रॉ मटेरियल के कलेक्शन के लिए भी रेलवे का स्थापन किया गया, ठीक है। अब सुनिए, रेलवे बनाई गई। दूसरा,
पोर्ट बनाए गए बेटे। पोर्ट समझते हो? समंदर के किनारे जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, जिससे बंदरगाह ये नहीं कि वहां बंदर रहते हैं, बंदरगाह मतलब ये नहीं है कि वहां पे बंदर रहते हैं, बंदर को बुलाते नहीं। उसका नाम इसलिए बंदरगाह रखा गया था कि बेटे जैसे कि अंग्रेज लोग थे ना, वो गोरे गोरे होते थे सारे, वो बंदर की तरह दिखते थे, इसलिए अंग्रेजों को पहली बार जहां देखा गया उस जगह का नाम क्या रख दिया? बंदरगाह। ठीक है, ऐसा हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अंग्रेजों को, अब आपको पता नहीं है बेटे, एक बार अमेरिका के 2 सिटीजन्स थे, वो खो गए हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, और जब वो दोनों खो गए तो भाई अमेरिका के सिटीजन है, हाहाकार तो मच जाएगा। अमेरिका के सिटीजन्स को ढूंढने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने संदेश भेजा कि ढूंढो, अमेरिका के 2 सिटीजन्स गायब हैं। वीजा वगैरह सब कुछ होता है, मेंशन रहती है सारी डिटेल्स। तो ढूंढा गया तो वो दोनों बिहार में पकड़े गए। वो दोनों जो सिटीजन थे बेटे बिहार में निकले। उसमें क्या होता था कि उनको पकड़ के बेटे रखा गया था, एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, उनको अच्छा खाना पीना दिया जा रहा है, और जिस घर में उनको पकड़ा गया ना, उस घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सर वो लाइन क्यों लगी हुई है? क्योंकि वहां पे ना एक बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, वो लोगों को कह रहा है कि 5 रुपए दो तो तुम्हें लाल मुंह वाला आदमी दिखाएंगे। लाल मुंह वाला आदमी दिखाएंगे यानी कि 5 रुपए जमा करते हैं और खिड़की खोल दी जाती है, वो लाल मुंह वाले दोनों आदमियों को देख लेते हैं, 5 लेके चला जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को दिखाने के लिए 5-5 रुपए लिए गए। तो ऐसे ही ये समझ लो, बंदरगाह नाम क्यों रखा गया? अंग्रेजों की शक्ल बंदर की जैसी थी, इसलिए उन्हें जब पहली बार देखा गया, किस पे, जिस भी जगह पे पहली बार देखा गया उस जगह को क्या नाम रख दिया गया? बंदरगाह। ठीक है, चलो बिल्कुल। अब चलते हैं बेटे पोर्ट्स। देखो, पोर्ट वर डेवलप्ड, क्यों डेवलप किए गए थे? पोर्ट वर डेवलप्ड फॉर कैरिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बेटे, पोर्ट जो है वो किस लिए डेवलप किया गया? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, डेट इज इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बाहर से आपको सामान हिंदुस्तान में मंगाना है या फिर हिंदुस्तान से सामान बाहर भेजना है, पानी के रास्ते भेजने का ऑप्शन है हमारे पास। पहले हवाई जहाज तो हुआ करता नहीं था, तो कैसे भेजते थे? पानी के सहारे। ठीक है, आज भी बेटे पानी के सहारे ही सारे काम होते हैं, हवाई जहाज से तो लुट जाएंगे। ठीक है, तो पोर्ट वर डेवलप्ड फॉर कैरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, अब सुनो, थर्ड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बेटे चिट्ठियां समझते हो? चिट्ठियों का जो सिस्टम है बेटे अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो चिट्ठियां जाती थी, एक जगह संदेश दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए आपको चिट्ठियां भेजनी पड़ती हैं। तो बेटे इतनी ज्यादा परेशानी होती थी ना कि एक जगह से दूसरी जगह हमको चिट्ठी भेजी है। एक राज्य पे आक्रमण कर दिया किसी ने, एक राज्य पे क्या हो गया? आक्रमण हो गया। वहां के राजा ने अपने सिपाही को भेजा कि जाओ पड़ोसी राज्य से मदद मांग के लाओ। पड़ोसी राज्य से मदद मांग ले गया हुआ है सिपाही। सिपाही जब तक मदद लेके आया तब तक युद्ध खत्म हो गया, तब तक सारा खेल खत्म। ठीक है, तो अब के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, अब तो फोन कर देते हैं, चाहे लड़ाई हुई हो या ना हुई हो, थोड़ी सी बहस भी होगी, भाई आज ही हो, लड़ाई हो गई है। हैं, जब भाई आएंगे, अरे यार तू तो दोस्त है अपना, बस साथ में बैठ के फिर सारे गोल्ड फ्लैग फूकेंगे, चाहे छोटी फूके या बड़ी फूके, बस पता ही है ना। लड़ाई वड़ाई में बेटे कुछ नहीं रखा। लड़ाई करने भी कहाँ आती है आजकल के बच्चों को।
लड़ाई लड़ाई तो ऐसी होनी चाहिए कि सर्वर फटे। सर पढ़ते हैं सर आप सर लड़ाई होती है कैसे? आधा कस्टम खेलेंगे। सर फटते लड़ाइयों में? हाँ हमारे स्कूल के बाहर रोज होती है? रोज लड़कियों तक की बैंड पहन के से लड़कियों की? हाँ और इतनी अरे सर सबसे मस्त तो वहाँ का बोर्ड आपके सामने आके खड़े थे छुट्टी के टाइम। रोज और आके पता खड़े है थे बीच में आते थे लड़के के तो नहीं मारते थे और लड़कियों के सिर में सही है बेटे, हम पहले पढ़ के निकल गए। अरे सर एंटरटेनमेंट चाहिए हो ना, छुट्टी के टाइम चल जाओ मॉडल के बाहर। मैं नहीं आ रहा बदरपुर में आना कुछ भी। सर बदरपुर में आ जाना, मैं क्यों आऊँ बदरपुर में? मेरा क्या काम वहाँ? लड़ाई देखा ना जी, हमें देखनी नहीं लड़ाई, हमें कोई मतलब नहीं लड़ाई से। बेटे मैं तो उनमें से हूँ, बाहर अगर कोई आदमी, दो आदमी बाहर गाली गलौज कर रहे हो ना, मैं समझा देता हूँ उन्हें। मैं उनको समझा देता हूँ। ऐसे ही हुआ था कि बाहर दो आदमी आपस में गाली गलौज कर रहे थे, मैंने जाके समझाया उन्हें, तब जाके मार पिटाई चालू हुई। ठीक है, शांति से दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे, मैंने समझाया क्या फायदा गाली देके, सर्वर फाड़ दो। तब जाके दोनों में लड़ाई चालू हुई थी। हैं? अरे लगने दो, 302 क्या हो गया? 302 मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किया? अटेम्प्ट टू मर्डर किया, हाफ मर्डर। बेटे 302 मर्डर किया है, 307 है। मेरे पे लगी पड़ी, आप मेरे को बता। अरे रहने दो, 302 मर्डर किया है। मच्छर के मारने को भाई हाँ 307 लगती है अटेम्प्ट टू मर्डर पे। पढ़ के आना, हवाबाजी देने से पहले ज्ञान ले लेना चाहिए। हाँ अगली बार बताना तो ये बताना कि 307 लगी हुई है मेरे पे, 302 लगी होगी ना तो आप यहाँ नहीं बैठे होगे। चलिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ की हम बात करते हैं। वैसे युवराज ने बढ़िया बोला कि मच्छर के मारने से 302 नहीं लगती। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बेटे प्लीज, बेटे पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने किसका डेवलपमेंट किया? पोस्ट एंड टेलीग्राफ का। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ? रोड्स बनाई गई। बेटे रोड्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। बेटे रोड का डेवलपमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यह पॉसिबल नहीं था कि हिंदुस्तान के हर हिस्से में पानी के जहाज पहुंचा दिए जाएं या फिर रेलवे से ही सारा सामान पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए क्या करना पड़ा, हमें रोड्स बनानी पड़ी। जहां पे ट्रेन जा सकती थी वहां पे ट्रेन भेज दी, जहां पे ट्रेन नहीं जा सकती वहां पे रोड भेजने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो रोड का डेवलपमेंट भी जरूरी था क्योंकि डिफरेंट पार्ट से, बेटे अगर खेतों से आपको गेहूं उतारना है, गेहूं लेके आना है, तो रोड के सहारे लाओगे ना पहले ट्रेन तक। ट्रेन से कहां लेके जाओगे? पोर्ट तक। पोर्ट से फिर पानी के जहाज में उसको शिफ्ट किया जाएगा, तब कहां जाएगा? वो ब्रिटेन पहुंचेगा। ये थोड़ी है कि डायरेक्ट भाई खेत बगल में हम नदी खोद दें, वहां पे सीधा पानी के जहाज वहीं लेके जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करना है हमें? लिखो, इट वॉज नॉट पॉसिबल to reach every रीजन बोले तो बेटे क्षेत्र। ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रीच एवरी रीजन बाय ट्रेन या फिर बाय रेलवे और थ्रू वाटर।
ये पॉसिबल नहीं था कि हर जगह पानी के रास्ते ही पहुंच जाए या फिर रेल के सहारे ही पहुंच जाए. सो इट वॉज नेसेसरी to develop roads for distribution of finished goods, and collection of रॉ मटेरियल. फिनिश गुड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और रॉ मटेरियल का कलेक्शन करने के लिए रोड्स का डेवलप होना बहुत ही जरूरी था. ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम अंग्रेजों की बड़ाई कर लेते हैं. थोड़ी सी बड़ाई. उन्होंने हमें बर्बाद तो किया था लेकिन कुछ अच्छा भी किया था, तो हम उन अच्छाइयों के बारे में भी बात कर लेंगे अब. ठीक है, कुछ अच्छा नहीं किया था, करा था बेटे, बहुत कुछ अच्छा करा था. उन अच्छाइयों के बारे में चर्चा करेंगे. राष्ट्रीय गान लिखा था ना बेटे, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. क्या लिखा था उन्होंने? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. भारत का भाग्य विधाता किसको कहा गया? अंग्रेजों को. हाँ जी, ब्रिटिशर्स के लिए ही तो लिखा गया था ये 1911 में, 1911 में. 1911 से क्या चल रहा है? राष्ट्रीय गान बना दिया गया. आप खुद ही समझो कि राष्ट्रीय गान जब बना 1911 में, तब से ही बोल दिया गया ये राष्ट्रीय गान है और उसको चेंज भी नहीं किया गया. 1911 में किसकी गवर्नमेंट है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है. वो किसकी भलाई चाहते हैं? अपनी बड़ाई सुनेंगे या हिंदुस्तानियों की? अपनी बड़ाई सुनेंगे. वो लिखा गया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा. सिंध पाकिस्तान में है और हम उसे इंडिया के नक्शे के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. पंजाब इंडिया का हिस्सा है, आधा पंजाब पाकिस्तान में जा चुका, सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन स्टिल राष्ट्रीय गान हिंदुस्तान का है. बहुत पहले से बना हुआ है राष्ट्रीय गान और ये अंग्रेजों ने ही लिखवाया है. और अंग्रेजों को क्या कहा गया? भारत भाग्य विधाता. और उनकी हम जय कर रहे हैं, जय हे जय हे जय. नहीं, गलत तो देखो बहुत कुछ है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा सकते ना. गलत तो ये भी है, देखो यहाँ बैठ के आप 3 लोग फोन चला रहे हो, गलत तो है. गलत तो है ही, लेकिन हम कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. हम तो यही बोल सकते हैं कि बेटे रिजल्ट भी इसी फोन पे ही आएगा. रिजल्ट भी इसी फोन पे आएगा. उसकी तैयारी अभी से कर रहे हो आप लोग, तब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि रिजल्ट जब आएगा तो हम फेल भी हो सकते हैं. हाँ, रिजल्ट के निकालना भी आना चाहिए, इसलिए अभी से तैयारी करो बेटे. इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से ही तो रिजल्ट निकलेगा, हैं? मैसेज टाइप करने से ही तो रिजल्ट आएगा. हाँ बाबू, आपका कितने नंबर आया, वही से तो रिजल्ट मिलेगा आपको. या फिर आप पूछोगे बाबू आपका मतलब कितने में रीअपियर आया? मैं तो 3 में फेल हूं. नहीं, फिर हम पापा के पास जाएंगे, पापा पूछेंगे रिजल्ट के बारे में. रिजल्ट आप बता रहे हो, पहले अपना नहीं बता रहे हो, पहले अपने दोस्त का बता रहे हो, क्योंकि वो फेल है. वो भी फेल है. पापा जब वो फेल है तो मैं कैसे पास? नहीं, वो फेल है. आपको बता दिया कि पापा वो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी ना, आपके दोस्त की बेटी थी, वो 3 में फेल हो गई है. उसका इसलिए बताया क्योंकि हम 2 में फेल हैं. हम 2 में फेल हैं इसलिए उसका 3 में बता दिया हमने. सही बात है या नहीं है? अब चलिए बेटे, बहुत सारी चीजें गलत होती हैं बट हमें इग्नोर करना पड़ता है. अब आइए वापस से, अब हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं. हाँ, राष्ट्रीय गान चेंज करेगा तो याद चेंज हो सकता है. जैसे कि अभी राष्ट्रीय गीत है हमारा कौन सा है? वंदे मातरम. तो हो सकता है, मैं ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, बट
आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय गान को हटा ही दिया जाए, राष्ट्रीय गीत ही गाया जाए हर जगह। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ ज्योत्सना पुलकितयामिनीं फुलकुसुमिद्रुमदल शोभिनीं सुभाषिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। हमें याद भी नहीं है, याद है आपको? नहीं याद है ना, पूरा नहीं याद। और यही हमारी क्या है, जागरूकता है अपने देश के प्रति। हम राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। चलिए मिटा सकते हैं। अब देखो, आपको आधे ज्यादा को ये भी नहीं पता होगा कि वंदे मातरम लिखा किसने। किसको पता है? हैंड रेज करो बस। वंदे मातरम लिखा किसने? राष्ट्रीय गान का तो पता है आपको, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रिकॉल हो गया? अभी अभी नाम मैंने अभी अभी बताया, मतलब पूरा बोला नहीं मैंने। बंकिम चंद्र चटर्जी। बेटे जागरूक हो जाओ, जागरूकता फैलाओ। चलिए हाँ जी बेटे, आप सुनेंगे। अब अंग्रेजों ने बेटे हमारे लिए क्या क्या अच्छाई करी उसके बारे में चर्चा कर देते हैं, ठीक है। बुरे तो थे वो लोग, लेकिन उस बुराई में हमारी कुछ अच्छाई हो गई। सर क्या अच्छाई हुई? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। क्या गलत है इसमें? मैं तो उनको डबल रखना चाह रहा था, आप जानबूझ के रखा था मैंने डबल, ताकि एक एस को अच्छा लगे थोड़ा सा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ, हाँ बेटे, एस स्टैंड फॉर संतोष। मैं अपने लिए कर रहा था वो, अपनी संतुष्टि के लिए। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है बेटे, ब्रिटिश रूल के क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे, देखिए जरा। बात ऐसी है, सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट था कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर। कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। बेटे पॉजिटिव इंपैक्ट में लिखवा तो रहे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉजिटिव है, पर्सनली नहीं लगता। सर क्यों नहीं लगता? कमर्शियल आउटलुक का मतलब क्या है? हम एक्टिविटीज इस तरीके से करें कि हम अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देख सकें। कमर्शियल आउटलुक यही है, हम सारे के सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें। क्या वो जमाना ठीक नहीं था कि हम सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना खा पाए? वो जमाना ठीक नहीं था बेटे, वही जमाना ज्यादा बेटर था। हम उतना ही उगाते हैं जितना खा पाए, यानी कि फालतू चीजें नहीं उगा रहे। जरूरत क्या है जीवन के लिए? आपको क्या चीजें चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, खुशी से हम लोग जी रहे हैं। सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज को अवेलेबल रख रहे हो अपने पास। कोई जरूरी है बेटे मोमोज खाने? बेटे जीवित रहने के लिए खाना खाइए, खाना खाने के लिए जीवित मत रहिए। खाना ही होता है ना, मैदा पत्ता गोभी नमक, ये सारी खाने की तो चीजें हैं, बस। हाँ बिल्कुल सही बात है, खाने की चीजें। आपको अगर मैदा पत्ता गोभी ये सारी चीजें आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, तो आपको ज्यादा चीजें उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा चीजें जब नहीं उगाओगे तो आप लॉन्ग टर्म अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाओगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट हमारे घर में 2 लोग हैं, मान लेते हैं 2 लोग हैं, और हमारे पास पैसा बहुत सारा है, 1000 रुपए है। हमारे खर्चे के लिए कितने रुपए? 1000 रुपए। 1 किलो आटे की जरूरत पड़ती है। मान लो कितने की जरूरत पड़ रही है, ध्यान से सुनो। डेली अगर 1 किलो आटे की जरूरत पड़ती है, तो हमने वो 1 किलो आटा गूंथना है, उसकी रोटी बनानी है।
लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसा है, हम ज्यादा आटा गूंथ रहे हैं और ज्यादा बना रहे हैं और खा भी नहीं रहे, वेस्ट हो रहा है, वो रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। क्या उस रिसोर्सेज से कोई और आदमी अपना पालन पोषण कर सकता था या नहीं कर सकता था? कर सकता था। इसलिए बेहतर ये था कि हम उतना ही उगाएं जितना खा पाए, फालतू की चीजें क्यों वेस्ट करनी है। ज्यादातर लोग खेती करते थे और अपने लिए चीजें उगाते थे, और हम पैसों के लिए काम नहीं करते थे, हमने इंसानियत के नाते कुछ काम करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था, कोई चीज हमने किसी को वैसे दान कर दी है, कोई मतलब नहीं था बेटे किसी को किसी भी पेमेंट से। आपके पास घोड़ा गाड़ी है, आपके यहाँ शादी है, घोड़ा गाड़ी वो लेके जाएगा, पैसे नहीं देने उसे, क्यों? उसके पास वो दिल से अमीर है। आज के डेट में आप पैसे से तो अमीर हो, दिल से अमीर नहीं है कोई भी। ठीक है, अब सुनिए बात हमने क्या कही है, कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर। इससे क्या हुआ कि फार्मर्स लोग अपनी खेती को कमर्शियली देखने लगे कि हम इससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटे एम्प्लॉयमेंट बोले तो रोजगार, रोजगार की नई अपॉर्चुनिटीज डेवलप की गई, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। सर किस तरीके से? अंग्रेजों ने बेटे रेलवेज डेवलप की, पोर्ट डेवलप किए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप करी। तो ये सारी चीजें डेवलप किसने करी? अंग्रेजों ने। यूपीएससी का कंसेप्ट कौन लेके आया था? अंग्रेजी लेके आए थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस जब इंटरव्यू देने गए तो अंग्रेजों का बेटे सिंपल सा फंडा था कि कोई भी हिंदुस्तानी आए निकाल लो उसे, कैसे भी निकालो। सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया ऐसे ये काम, ये एक चीज बताओ जो तुम नहीं कर सकते। डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि तुम यही बता दो कि हमें तुम क्या नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस ने बोला बोस सब कर सकता है, कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। बोर्ड मेंबर ने क्या करा, अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल के टेबल पर रख दी, बोला इसमें से निकल के दिखाओ, रिंग में से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पर्ची ली, पर्ची पे अपना नाम लिखा और रिंग के अंदर से निकाल दिया, बोलता मैं निकल गया बाहर। बोस को ही तो निकालना था बाहर, सुभाष चंद्र बोस निकल गया इससे बाहर। ठीक है बेटे, बहुत बहुत दिमाग था उस आदमी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बेटे पता भी नहीं चला आजादी के बाद गया कहां हो। देश आजाद हुआ था ना, तो अंग्रेजों की एक ही डिमांड थी कि सुभाष चंद्र बोस हमें सौंप दो। आज तक कभी वापस भी नहीं आए वो। सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अब सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, जिंदा हैं अभी नहीं है, या उनको मार भी दिया, या फिर नेचुरल डेथ हुई, कब हुई किसी को नहीं पता, कहाँ गए नहीं गए किसी को भी नहीं पता। ठीक है, ऐसे ऐसे बेटे हमारे यहाँ लोग रहे हैं आप जिनके बारे में जानते नहीं हो। चंद्रशेखर आजाद गोली खा के मर गए, भगत सिंह को फांसी हो गई, और देश को आजाद किसने करवाया? गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद करवाया। बेटे देश को आजाद करवाने के लिए, देश को आजाद कब हुआ? 1947 में। और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया कब? 1946 में, आजादी से पहले। बेटे ये बात पहले ही डिसाइड हो गई थी कि देश का बंटवारा होगा, दो लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों चाह रहे थे मैं बन जाऊं प्रधानमंत्री। इसलिए दोनों ने मिलजुल के ये रणनीति बनाई कि देश का बंटवारा कर दिया जाए, एक जगह मैं राज करूंगा, एक जगह तुम राज कर देना। एक हिंदुस्तान बना दिया और एक पाकिस्तान बना दिया। अगर वहीं पे यूनिटी होती देश का बंटवारा ही नहीं हो पाता। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आदमी इनके पास था जिसने सारी रियासतें जोड़ के एक कर दी, तो क्या ये देश एक नहीं कर पाते? वो लोग देश भी एक कर देते। ठीक है, लेकिन फिर इनकी रोटियां नहीं सिकती ना। कंट्रोल ऑफ फेमिनीज, तीसरा कंट्रोल ऑफ कौन मरा था?
किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सुभाष चंद्र बोस। एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। सच्चाई तो नहीं पता, ये रिपोर्ट है ना। मैं बताता रहा हूं, उनका शव भी नहीं मिला ना, प्लेन क्रैश में शव तो मिलता। सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट है। हाँ हाँ, सौंप दिया था बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों की वजह से बेटे हमारे यहां क्या आया? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटे पुलिस चौकी ये सब चीजें किसने सौंपी हमें? अंग्रेजों ने। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन करना है वो कौन बता के गया हमें? अंग्रेज बता के गए। रेलवेज एंड पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीजें अंग्रेजों ने हमें सौंपी, जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा बेटर स्थिति में है। आपको पता है 1947 में हमारे यहाँ कितना एरिया रेलवेज के थ्रू कवर किया जाता था? 55,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक थे 1950 में, 1950 में 55,000 किलोमीटर अंग्रेज लोग रेलवे ट्रैक बिछा के गए थे। और आज की डेट में पता है कितना रेलवे ट्रैक है हमारे पास? 70,000 किलोमीटर। हमने पिछले 70 सालों में, 75 सालों में कितना रेलवे ट्रैक बिछाया मालूम? 15,000। सर्च कर लो बेटे, अभी सर्च करो। 70,000 किलोमीटर से भी कम मिलेगा। रेलवेज नेटवर्क सर्च करो, लेंथ ऑफ रेलवेज नेटवर्क। लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे लाइन। एक लाख 28,305 किलोमीटर। 79.8.5 miles है मैं सर की बात को सर्च करूंगी और मेरा भी निकला है। ये 21-22 का डेटा है, ठीक है, सही कह रहे हो फिर। लेकिन आप 2 लाख से ऊपर बता रहे थे। सर ये 5 से नहीं था, 70 बता रहा था मैं। 70 से भी ऊपर था। 70 से ऊपर देख लो, माइल्स में तो 70 ही है ना। हो सकता है मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा हूं। और उस टाइम पे सर्च कर लो जरा एक बार, ये डेटा सर्च करो 2018-19 में सर 65,000 किलोमीटर। 2018-19 का डेटा सर्च करो एक बार, एज पर 2018-19। 18-19 में देख लो कितना है। बेटे देखो, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म, वाइंड अप। अब सुनिए, मैं भी कर देता हूँ बेटे, इतना तो गलत मैं नहीं हो सकता। Fourth largest, it manages the fourth largest national railway system in the world by size, with the total route of length 68,043 kilometer. दोबारा सुन लीजिए, दोबारा बता देता हूं। It manages the fourth largest network railway system in the world by
size with a total route length of 68,043 kilometer under bracket 42,280 miles. सर आप सही मान लिया। हाँ सर। बेटे आपने जो बताया ना ट्रैक, जो आप बता रहे हो रनिंग ट्रैक लेंथ बता रहे हो आप कितनी है, वो है 1,02,831 किलोमीटर, और मैं टोटल रूट लेंथ बता रहा हूं। सर रनिंग लेंथ तो भूल लो। भाई साहब रूट लेंथ का मतलब समझ रहे हो? और रनिंग लेंथ रनिंग लेंथ का मतलब यह है कि जैसे कि एक ट्रैक पे, एक जगह पे ना दो दो तीन तीन पटरियां लगी होती हैं, कहीं पे सिंगल ट्रैक होता है, कहीं पे डबल ट्रैक होता है, तो हम सिंगल काउंट करते हुए बता रहे हैं टोटल 68,000 किलोमीटर कवरेज है। मैंने एरिया कवरेज की बात करी थी शुरू में, मैंने टोटल लेंथ की बात नहीं करी थी। टोटल जो लेंथ है वो है 1,02,000, ठीक है, रनिंग लेंथ जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। लेकिन हम एरिया कवरेज की बात कर रहे हैं, कितना एरिया कवर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 68,000, ठीक है। पहले इन्होंने कितना कर रखा था, पहले 55,000 कर रखा था मात्र। अगर यही चीज मैं 1947 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो कितना आएगा, देखो पढ़ के देख लो इसे, यकीन ना हो तो, ठीक है। डायमीटर और एरिया में अंतर होता मुन्ना, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे और फिर पाई आर स्क्वायर लगाओगे तब जाके एरिया आएगा, ठीक है। चलो पहले कितना था बेटे, देखो पहले था वो 54,000 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लेंथ। अरे सर ठीक है, मैं था भी किया है। मैं वही समझ, मैं इतना गलत तो नहीं हो सकता, मैंने भी पढ़ाई है। मुझे डाउट बेटे वहां हुआ जब आप पहले बता रहे हो पहले 65,000, सवाल ही नहीं होता था।